हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल है आप सबके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्गों को लेकर के रहने वाली है। अगर हम पिछली क्लासों की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इतिहास की हम संपूर्ण क्लासेस पढ़ चुके हैं। प्रत्येक रियासत का इतिहास या ज्योग्राफी की कोई भी क्लास हम ले चुके हैं। आज जो हमारी क्लासेस चल रही थी पिछले दिनों से वो राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर के चल रही थी। कुछ दिन क्लासों में स्टॉपेज रहा बीच में, जो छुट्टियों की वजह से रहा, अब नहीं रहेगा। आज से हमारी जो क्लास है वो दुर्गों को लेकर के है। राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्गों को समझना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में दुर्गों के साथ साथ हम स्तंभों को, मीनारों को, महलों को, उनमें पाए जाने वाले बागों को, उनमें पाए जाने वाले मंदिरों को, सबका अध्ययन किसने निर्माण करवाया, उस तरीके से सबका अध्ययन करते हैं। इसलिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि दुर्गों के बारे में विशेष क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। राजस्थान के दुर्ग। अगर राजस्थान में बात करते हैं तो वीर विनोद एक पुस्तक है जो कवि श्यामल दास जी ने लिखी है। उनके अनुसार राजस्थान में मेवाड़ रियासत के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो करवाया है वो करवाने वाला है कुंभा, राणा कुंभा। इसके कारण राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक जो कहा जाता है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। एक एक लाइन को ढंग से लिखते जाइए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। क्लियर है? तो स्थापत्य कला का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। अगर हम दुर्गों की बात करें, दुर्गों का सबसे पहले अगर वर्गीकरण कहीं हुआ तो वो हुआ मनु स्मृति में। मनु स्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हुआ। देखिए लाइन में आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइए ये जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी का है, कौन से तरीके का है, उन चीजों का हम अध्ययन करेंगे, इसलिए हमको ये चीजें भी जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया गया था। अगर बात करें शुक्र नीति की, देखिए शुक्र नीति के अनुसार शुक्र ने 7 अंग बताए। किसके? राज्य के 7 अंग बताए। किसके? राज्य के। यानी किसी भी देश राष्ट्र के 7 अंग होते हैं और उन 7 अंगों में से हाथ की संज्ञा किसको दी? दुर्ग को। अभी हम दुर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको दुर्गों के बारे में ही बता रहा हूं। 7 अंगों की 7 अंग बताए राज्य के, देश के, शुक्र नीति के अनुसार। और हाथ की संज्ञा किसको दी गई थी? दुर्गों को दी गई थी। किसको दी गई थी? दुर्गों को दी गई थी। इस शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के। जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि बताइए कि ये जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी का है। तो इस तरीके से हमको उनको जानना भी जरूरी है। चलिए सबसे पहला दुर्ग पारिक दुर्ग का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या हो? खाई। चारों तरफ क्या हो? खाई। आप लिख लेना, चारों तरफ खाई। कौन से दुर्ग कहलाते हैं? पारिक दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। दूसरे जो दुर्ग हैं वो हैं पारिद दुर्ग। दूसरे दुर्ग कौन से हैं? पारिद दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो ईंट पत्थरों से निर्मित होते हैं। ऐसे दुर्ग जो ईंट पत्थरों से निर्मित होते हैं। ईंट व पत्थरों से निर्मित दुर्ग। अब देखिए ये एक दूसरे से मेल भी खाते हैं। ऐसे ये दुर्ग जो है वो एक दूसरे से मेल भी खाते हैं। भाई जिसके तरफ चारों तरफ खाई हो वह दुर्ग ईंट व पत्थरों से बना हुआ हो सकता है ना। तो एक ही दुर्ग की संज्ञा 3-3, 4-4, 5-5 प्रकारों को लेकर के भी हो सकती है। चलिए अगला दुर्ग परम दुर्ग। बताऊंगा कैसे होती है। परम दुर्ग का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ कटीली झाड़ियां, कांटे, बड़े पत्थर जो इनके चारों तरफ पाए जाते हैं, ऐसे दुर्गों के, उन दुर्गों को हम परम दुर्ग की संज्ञा में रखते हैं। कैसे दुर्गों की संज्ञा में रखते हैं? परम दुर्ग की संज्ञा में रखते हैं। चलिए चौथा वन दुर्ग। चारों तरफ वन, नॉर्मल बात है, वन दुर्ग नाम से ही है। वन दुर्ग चारों तरफ वन। धानवन दुर्ग चारों तरफ रेत। धानवन दुर्ग चारों तरफ रेत।
छठवा औदक दुर्ग, औदक या जल दुर्ग, औदक या जल दुर्ग, चारों तरफ जल, या फिर बोल सकते हैं नदियों के संगम पर, जैसे अपना गागरोन है, आबू और काली सिंध नदी का संगम जिसको सामेला हम कहते हैं, उस पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जल दुर्ग है अपना। उस तरीके से औदक या जल दुर्ग। सातवां जो दुर्ग है वो है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में आप लिखिए ऐसे दुर्ग जिसमें सभी बंधुजन यानी कि सभी परिवारजन, सभी बंधु संयुक्त लोग एक साथ रहते हैं, सभी बंधुजन एक साथ रहते हैं, सभी बंधुजन एक साथ रहते हैं, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है साहब? सहाय दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? सहाय दुर्ग कहलाता है। क्लियर है ना? एक दुर्ग है जैसे गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग, जो दुर्ग कहाँ हो? पहाड़ों की चोटियों पर हो, ऊंचाई पर हो, ऐसे दुर्गों को गिरि दुर्ग। नौवां जो दुर्ग है, नौवे दुर्ग को कहते हैं हम सैन्य दुर्ग। क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग। देखिए सैन्य दुर्ग के बारे में बता देता हूं। शुक्र नीति के अनुसार जो सबसे उत्तम प्रकार का दुर्ग है, शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है ऐसे दुर्ग जिनकी रक्षा योद्धा व वीर करते हो। ऐसे दुर्ग जिनकी रक्षा योद्धा व वीर करते हो, ऐसे दुर्गों को सैन्य दुर्ग कहा गया है। और शुक्र नीति ने सैन्य दुर्गों को सबसे उत्कृष्ट दुर्ग बताया है। शुक्र नीति ने सैन्य दुर्गों को सबसे उत्कृष्ट दुर्ग बताया है। अब हम एक बात कर रहे थे, चलिए साहब कोई क्वेश्चन आ गया, हमसे पूछ लिया, मान लीजिए जैसे अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग भाई किस किस श्रेणी में आता है? देखिए इसको जानना बहुत ज्यादा इजी है। देखिए चारों तरफ उसके वह जो है वो ईंट व पत्थरों से निर्मित है, यानी कि चित्तौड़गढ़ पारित दुर्ग भी है। चारों तरफ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कटीली झाड़ियां नहीं है, लेकिन वो कहाँ है? वन दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ पहले आसपास का क्षेत्र जो है वो वन था, तो इसको वन दुर्ग कहते हैं, जबकि आज चित्तौड़गढ़ के आसपास पूरा शहर बसा हुआ है। ठीक है ना? आगे जानते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग भी है। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग भी है। अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ये सहाय दुर्ग भी था, क्योंकि एकमात्र राजस्थान के दो दुर्ग ऐसे हैं जो दुर्गों में खेती भी होती है, जिन दुर्गों में लोग भी निवास करते हैं। तो वो कौन से दुर्ग हैं? एक तो जैसलमेर का दुर्ग है, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो यानी कि ये सहाय दुर्ग भी था। और चित्तौड़गढ़ की तो गाथा सुनते सुनते थक गए हम, अब तक सुनते आ रहे हैं, थके क्या, और सुनने का मन करता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की गाथा में ये सैन्य दुर्ग भी है। तो एक दुर्ग को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि बताइए कौन सा दुर्ग कौन सी श्रेणी का है या किस प्रकार में है। चलिए शुक्र नीति के अनुसार तो हो गए 9 प्रकार के, यही मैं आपको बता देता हूं चाणक्य के अनुसार। देखिए चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है? चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है साहब बताइए? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चाणक्य वही हैं जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने दुर्गों को 4 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है? 4 प्रकार से। कौन कौन से? देखिए सबसे पहला औदक, औदक या जल दुर्ग, औदक या जल दुर्ग। दूसरा गिरि या पार्वत दुर्ग, गिरि या पार्वत दुर्ग जो पर्वत की चोटी पर बना हुआ है। तीसरा जो है वो है वन दुर्ग जो वन में बना हुआ है। और चौथा जो है जो रेत पर बसा हुआ है, वन दुर्ग। एक एक दुर्ग को बताऊंगा कौन सी श्रेणी में आता है, समझेंगे उस चीज को। एक दुर्गों की कई प्रकार हो सकते हैं, एक दुर्ग को हम 3-4 प्रकार से भी जान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो दुर्ग है वो कौन से दुर्ग हैं? दुर्गों के प्रकार हैं। राजस्थान में दुर्गों के अगर हम बात करें कि दुर्गों को सर्वाधिक श्रेय बनाने का श्रेय जो दिया जाता है वो राणा कुंभा को दिया जाता है। कवि श्यामल दास जी की एक वीर विनोद नाम की पुस्तक है, उसमें यह लिखा हुआ है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया है, जिसके कारण इनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। क्लियर है ना सर? तो अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के दुर्ग, एक एक से राजस्थान के दुर्गों की संख्या के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा दुर्ग किस किस प्रकार से है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो दुर्ग होगा वो होगा हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार जिसको कहा जाता है, कौन है? चित्तौड़गढ़ है। कौन है सर? चित्तौड़गढ़ है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के दुर्गों की। और सबसे पहले जिस दुर्ग का हम अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है
चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगर हम बात करें इसका जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। अगर हम इसकी परिधि की बात करें तो इसकी परिधि 13 किलोमीटर की। अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो सीमा रेखा है, जो किलेबंदी है, उसकी जो परिधि है वो 13 किलोमीटर लंबी है। उसका जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग किलोमीटर का है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ। पहले हम जानेंगे कहां स्थित है, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर एक पर्वत है, विचित्रकूट पर्वत। विचित्रकूट पर्वत है, ठीक है ना भाई। मेसा के पठार पर एक चोटी है जिसे विचित्रकूट पर्वत जो है वो गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन सी नदी है? गंभीरी व बेड़च नदी। गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे, यानी कि मेसा का जो पठार है जिस पर विचित्रकूट या चित्रकूट पर्वत है वह पर्वत गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे, यानी कि इनके संगम पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का? 28 वर्ग किलोमीटर का। परिधि कितनी है? 13 किलोमीटर। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज को आप लिखते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए। चलिए बात करते हैं पहले साहब निर्माण की। इसका निर्माण किसने करवाया? 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में, यानी कि 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य, जो कौन था? चित्रांगद मौर्य, जो मौर्य वंश का शासक था। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। इसके बाद इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने, ठीक है ना भाई। इसके बाद आपको जब हमने इतिहास पढ़ा तो इतिहास में जाना हमने, जब मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है तो मुगल मेवाड़ संधि के बाद इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पुनर्निर्माण पर रोक लगाई दी जाती है। लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए, इस बात को नकारते हुए इसका फिर निर्माण करवाते हैं राज सिंह। कौन निर्माण करवाते हैं? राज सिंह। तो ये 3 प्रमुख लोग हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। चलिए बात कर लेते हैं इसको कौन कौन सी संज्ञाएं दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसे हम मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। यानी कि दिल्ली से मालवा जाने के लिए, दिल्ली से जब मालवा आते थे तो मालवा में प्रवेश करने के लिए या मालवा तक जाने में बीच में जो प्रमुख दुर्ग पड़ता था या प्रमुख लोग जहां पर शासन करते थे या प्रमुख रियासतें नहीं जिन्होंने दिल्ली का विरोध किया, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। जिसके कारण मालवा में प्रवेश द्वार इसको किसको माना गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना गया था। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मैंने बताया अभी, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सभी किलों का, यानी कि दुर्गों का, सभी किलों का सिरमौर किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। आकार की बात कर लेते हैं, इसका आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान है। इसका आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान है। कौन से दुर्ग का है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। एक एक चीज लिखिए, समझिए, जानिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या है, कहाँ स्थित है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, ये हमने जाना, क्या क्या इसको कहा जाता है। और एक प्रमुख लाइन, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, बाकी सब गढ़िया। आपको पता है अगर हमको भारत के वीरों का इतिहास जाना है तो उसमें राजपूतों का प्रमुख योगदान रहा है। और राजपूतों के प्रमुख योगदान में जिस रियासत ने, जिन राणाओं ने, जिस वंश ने हमारा नाम और ऊपर रोशन किया है, भारत में अलग ही अपनी छाप छोड़ी है, भारतवर्ष में, विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ी है, वो रियासत है मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत की शुरुआत कहां से हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्रमुख रहा जहां से मेवाड़ रियासत की शुरुआत रही। इनका प्रमुख दुर्ग जो रहा वो कौन सा दुर्ग रहा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग रहा। तो भारत का संपूर्ण इतिहास इस दुर्ग में समाया हुआ है। जैसे क्या कहा जाता है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। किस क्या कहा जाता है इसको? गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया कहा जाता है। याद रखिए, ऐसा दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है जहां खेती होती है। एकमात्र दुर्ग है जहां क्या होती है? अंदर इसमें खेती होती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ऐसा है, ऐसा दुर्ग है जो लिविंग दुर्ग है, लिविंग फोर्ट है, लिविंग किला है, जहां पर लोग निवास करते हैं। दो किले ऐसे हैं, दो दुर्ग ऐसे हैं जहां पर राजस्थान में लोग निवास करते हैं, स्थानीय लोग यहां पर रहते हैं। वो है, एक तो जैसलमेर दुर्ग है और दूसरा कौन सा दुर्ग है? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है ना साहब? हाँ, और एक लाइन जोड़ देता हूं यहीं पे, सीताफल सर्वाधिक पाया जाता है और सीताफल को इस दुर्ग का मेवा कहा जाता है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मेवा किसको कहते हैं? सीताफल को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीताफल को कहते हैं। इसको देखने का सौभाग्य हमको भी मिला है, इस दुर्ग को। तो सीताफल को क्या कहा जाता है? इस दुर्ग का मेवा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण, अगर इस दुर्ग पर बात करें कि सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो एक सूबेदार था अफगानिस्तान का जिसका नाम था मामू। क्या नाम था? मामू। यानी कि सबसे पहले यहाँ कौन लड़ने आया हो? मामू लड़ने आया हो भैया। कौन लड़ने आया हो? मामू। तो सबसे पहला आक्रमण किसने किया है? अफगानिस्तान का सूबेदार मामू था, जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहला क्या किया? आक्रमण किया। सबसे पहला क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है ना साहब? चलिए बात करते हैं इस दुर्ग पर होने वाले साके। चलिए मिटाता हूं, एक एक करके लिखते जाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लिख नहीं रहे हैं। क्लास को समझिए, जानिए। आप इस दुर्ग में या किसी भी दुर्ग में आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, बस आप इसको क्लियर करते जाइए, समझते जाइए। चलिए सर आगे चलते हैं। क्लास पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को देखें, समझें, और अगर अच्छी लगती है क्लास तो इसको शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए साके की बात कर लेते हैं। साके के बारे में मैंने आपको बताया, जब हमने इतिहास पढ़ा तब जाना कि जब राजपूत मरने के लिए लड़ते थे, वीर गति को प्राप्त होने के लिए लड़ते थे, उसे केसरिया कहते थे। महिलाएं, राजपूतों की महिलाएं अपनी आन बान शान के लिए, अपनी मर्यादा के लिए अग्नि या जल में कूद करके अपनी जान देती थी, उसे जोहर कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर के साका कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा साका हुआ पद्मनी वाला जो साका था, रानी पद्मनी वाला जो साका था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो करवाया था, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी आपने देखी होगी, रणवीर सिंह था उसमें अलाउद्दीन खिलजी। तो साके की जो बात कर रहे हैं, तो जो साके हैं 3 साके यहाँ पर हैं। कितने साके हुए यहाँ पर? 3। एक एक साके की बात करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे हुआ। सबसे पहला जो साका है वो 28 जनवरी 1303 से लेकर के 28 जनवरी 1303 से लेकर के 26 अगस्त 1303, यानी कि हुआ क्या? साका तो हुआ 26 अगस्त 1303 को, लेकिन 28 जनवरी से यानी कि लगभग 7-8 महीने यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कब्जा करके रखा था। दुर्ग के चारों ओर दुर्ग को घेर करके रखा था। 8 महीने तक जीत नहीं पाया था। अंत में दगाबाजी हुई और दगाबाजी के कारण ही रानी पद्मनी, जिन्होंने अग्नि जोहर किया, 16,000 रानियां, 1600 रानियां, ऐसी कहावत उनके लिए चलती है, उनके साथ इन्होंने अग्नि जोहर किया। उनके पति थे रावल रतन सिंह, जिन्होंने केसरिया किया। बादल गोरा ये प्रमुख योद्धा रहे, इन्होंने केसरिया किया। तो सबसे पहला जो साका हुआ है वो 26 अगस्त 1303 को यहाँ पर हुआ है। और किसके कारण हुआ? तो लड़ने वाले थे रावल, कौन थे? रतन सिंह। और कौन था युद्ध करने वाला, आक्रमण करने वाला था? खिलजी। जीता कौन था इसमें? खिलजी। और इतना भी याद रखिए, हमने पढ़ा है कि इस युद्ध को जीतने के बाद दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा गया। अगर बात करें कि इस दुर्ग को सर्वप्रथम कौन सा नाम दिया गया था, अलग नाम चित्तौड़गढ़ के बाद, तो वो कौन सा नाम है? खिजराबाद। इसका एक पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था खिज्र खां। उसके नाम पर इसने उस दुर्ग का नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। क्लियर है? पहला साका रावल रतन सिंह और पद्मिनी। रावल रतन सिंह के साथ गोरा, बादल ने केसरिया, पद्मिनी ने किया जोहर। आक्रमण करने वाला था खिलजी। कहानी हम सुन चुके हैं, यहाँ सुनेंगे तो पूरी क्लास हमारी कहानी में चली जाएगी। और बाद में नाम क्या रखा गया था? खिजराबाद रखा गया था। दूसरा जो हुआ था साका, वो हुआ था बाघ सिंह और कर्मावती के समय, 8 मार्च 1535 को। दूसरा साका हुआ था
8 मार्च 1535 को यहाँ राणा सांगा जो थे उनकी पत्नी थी कर्मावती और इनका सेनापति था बाघ सिंह। इनका जो सेनापति था उसका नाम क्या था? बाघ सिंह था। उसका नाम क्या था? बाघ सिंह था। यानी कि इन लोगों का शासन था। रानी कर्मावती के पुत्र थे विक्रमादित्य, उदय सिंह वो जो महाराणा प्रताप जी के पिता थे, ठीक है ना। तो कर्मावती और सेनापति बाघ सिंह थे यहाँ पर, और आक्रमण करने वाला था, जो आक्रमणकारी था वो था बहादुर का सेनापति। गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, उसका सेनापति था जिसका नाम था रूमी खां सॉरी। गुजरात का शासक बहादुर शाह का सेनापति रूमी खां। यानी कि वैसे तो आक्रमण अगर बोला जाए तो किसने करवाया था? बहादुर शाह ने। तो मूल आदमी कौन है? बहादुर शाह है। लेकिन उसके सेनापति की बात पूछी जा सकती है। बताइए, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के समय बहादुर शाह का प्रमुख सेनापति था, कौन था? रूमी खां था। तो दूसरा साका कब हुआ था? 8 मार्च 1535 को दूसरा साका हुआ था। तीसरे साके की बात करते हैं 25 फरवरी 1568 को। तीसरा जो साका हुआ यहाँ पर वो हुआ था 25 फरवरी 1568 को हुआ था। उदय सिंह शासक थे, लेकिन उदय सिंह इस दुर्ग को सौंप गए थे जयमल को। जयमल के साथ साथ फतेह सिंह या फत्ता को। जयमल की रानी थी जिसका नाम था फूलकमर, ठीक है ना। और आक्रमणकारी था अकबर। आक्रमणकारी कौन था? अकबर। अकबर का सबसे बड़ा कत्लेआम चित्तौड़गढ़ में हुआ है। तीसरा साका जो है अकबर ने बच्चों तक नहीं छोड़ा था। कोई महान शासक या कुछ नहीं होता है। लोगों ने इतिहास को भाई कोई किसी का कवि है, कोई किसी राजा के शासन में रह रहा है तो वो तो उसकी व्याख्या लिखेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो। लेकिन अकबर का सबसे बड़ा कत्लेआम अगर कहीं किया गया है अकबर के द्वारा तो वो 25 फरवरी 1568 का है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में किया गया था। तीसरा साका हुआ था। जयमल और फत्ता ने किया था क्या? केसरिया। और फूलकमल ने क्या किया था? जौहर किया था। और मिलकर के क्या हुआ था? ये साका। तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 3 साकों के लिए। कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए साहब आगे चलते हैं, इसके द्वारों के बारे में जानते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने द्वार हैं, कहाँ हैं, किस तरीके से फैले हुए हैं। एक एक चीज को आप लिखिए सर, पढ़ते जाइए साथ साथ। एंजॉय तभी आएगा जब आप क्लास को सीखेंगे, जानेंगे कि जैसे अब हम चित्तौड़गढ़ देख रहे हैं। चलिए द्वारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका प्राचीन द्वार। प्राचीन द्वार जो पूर्वी दिशा में है, जिसको हम पूर्वी द्वार भी कहते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो सबसे प्राचीन द्वार है, सबसे पूर्वी द्वार है, प्राचीन प्रवेश द्वार है, उसे सूरजपोल कहते हैं। तो याद रखना, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसके जो सबसे प्राचीन या पूर्वी जो द्वार है उसका नाम क्या है? सूरजपोल है, जो आज निरंतर मतलब चलता नहीं है, जो खुला हुआ नहीं है। इस जो द्वार है इस पर अधिक आवागमन नहीं है। कौन सा द्वार है? प्राचीन प्रवेश द्वार है, ठीक है ना भाई। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके द्वार कितने हैं, वर्तमान में इसके द्वार कितने हैं, तो वर्तमान में इसके द्वार हैं साहब 7। कितने द्वार हैं? 7। एक एक को समझेंगे। पहला जो दरवाजा है उसका नाम है पाटवन पोल या पाटवन पोल। पहला जो दरवाजा है उसका नाम है पाटवन पोल या पाटवन पोल, ठीक है ना। सबसे मुख्य और बड़ा दरवाजा है, सबसे मुख्य और जो बड़ा दरवाजा है, सबसे मुख्य और बड़ा दरवाजा, मुख्य व बड़ा दरवाजा है। देखिए हमने तीसरे साके में, दूसरे साके में एक व्यक्ति का नाम पड़ा सेनापति बाघ सिंह, जो कर्मावती के सेनापति थे। उनका स्मारक कहाँ है? पाटवन पोल पर। एक एक चीज को समझिए, बाघ सिंह का स्मारक कहाँ है? पाटवन पोल या पाटवन पोल पर है। तो पहला दरवाजा कौन सा है? पाटन या पाटवन पोल है। दूसरा जो दरवाजा है वो है भैरव पोल। दूसरा जो दरवाजा है वो है भैरव पोल। तीसरा जो दरवाजा है वो है हनुमान पोल। और क्वेश्चन ये है कि इन दोनों दरवाजों के बीच में जो भैरव पोल है और हनुमान पोल है, इन दोनों दरवाजों के बीच में 2 योद्धाओं की स्मारक हैं, जयमल का व कल्ला राठौड़ का। कल्ला जी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता का स्मारक,
देवता पढ़े थे, अभी क्लास हुई थी हमारी राजस्थान की कला संस्कृति, जो हमने लोक देवता पढ़े तब पढ़ा, शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाले देवता, ठीक है ना, इनके बारे में हमने पढ़ा। वीर, सन्यासी वीर, इन सबको कहा जाता है, कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। तो जयमल व कल्ला राठौड़ का जो स्मारक है वो भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच में है, मुख्यतः भैरव पोल पर है। चलिए साहब चौथे दरवाजे की बात करते हैं। चौथा जो दरवाजा उसका नाम है गणेश पोल। चौथा जो दरवाजा है उसका नाम है गणेश पोल। पांचवा जो दरवाजा है उसका नाम है गोड़वा पोल। छठवा जो दरवाजा है उसका नाम है लक्ष्मण पोल। एक एक को बता रहा हूं मैं आपको, क्यों जरूरी है, जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक चीज जरूरी है, समझना जरूरी है। कितने दरवाजे हो गए साहब? 6 दरवाजे। कितने दरवाजे हो गए? 6। सातवां जो है वो है राम पोल। सातवां जो है वो क्या है? राम पोल। याद रखना जो गोड़वा पोल है ना, गोड़वा पोल को जोड़ला भी कहा जाता है, याद रखिए, एक नाम और इसमें जुड़ता है, उसे हम जोड़ला पोल कहते हैं। और जो सूरज पोल है वो इनसे अलग है, वो प्राचीन पूर्वी प्रवेश द्वार है। रामपोल की बात करते हैं। रामपोल पर जयमल का स्मारक हमने सुना, जयमल के साथ एक और योद्धा थे, क्या नाम था? फत्ता। फत्ता की छतरी या फत्ता का स्मारक, फत्ता का स्मारक या छतरी कहाँ है साहब? रामपोल पर है। तो कितने दरवाजे हो गए यहाँ? 7 ये और 8वां ये। 8वें का नाम क्या है? सूरज पोल है। 8वां जो है उसका नाम क्या है साहब? सूरज पोल है। क्या नाम है? सॉरी, क्या नाम है? सूरज पोल है। तो कितने दरवाजे हो गए हमारे? 7 दरवाजे हो गए। और जो अलग से दरवाजा है वो है सूरज पोल। अगर पूछा जाए तो इसमें कितने द्वार हैं, तो 7 ही आएंगे, ना कि 8। सूरज पोल तो मैंने प्राचीन आपको दरवाजा पूर्वी द्वार बता दिया है। वर्तमान में इसमें कितने द्वार हैं? 7। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके दर्शनीय स्थल। सबसे पहले इसके बात करते हैं हम दर्शनीय स्थलों के बारे में, कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं यहाँ पर। याद रखना, प्रमुख दुर्ग है गढ़तोगढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। ऐसे ही राजस्थान का गौरव नहीं कहते हैं, ऐसे इसको राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट नहीं कहते हैं। ऐसा ये दुर्ग नहीं जिसमें खेती की जाती है, ऐसा ये दुर्ग नहीं है जहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मेवा सीताफल पाया जाता है। प्रमुख दुर्गों में है, प्रमुख रियासत मेवाड़ रियासत का प्रमुख दुर्ग है। दर्शनीय स्थल की बात करते हैं, मैंने बताया था जब हम दुर्ग पढ़ते हैं तो उनके साथ साथ हम बहुत चीजें पढ़ते हैं। मंदिरों को हम पढ़ेंगे, स्तंभों को हम पढ़ेंगे, मीनारों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं वो है विजय स्तंभ। इसको यहीं पे आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए साहब, मांडू का सुल्तान था महमूद खिलजी। मांडू का सुल्तान था महमूद खिलजी। उसके साथ कुंभा का युद्ध हुआ सारंगपुर का 1437 ईस्वी में। कब हुआ? 1437 ईस्वी में मांडू के शासक या सुल्तान महमूद खिलजी से युद्ध होता है। किसका होता है? राणा कुंभा का। राणा कुंभा जीत जाता है और उस जीत के कारण, यानी कि मालवा जीत के उपलक्ष्य में, मालवा जीत के, जो मालवा मांडू, वही मांडू मालवा जीत के उपलक्ष्य में, याद रखना कौन से युद्ध में जीता था? सारंगपुर के युद्ध में। कब हुआ था? 1437 में। 1440 से लेकर के 48 के बीच में कुंभा ने निर्माण करवाया इसका, ठीक है ना साहब। इसका निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण मालवा जीत के उपलक्ष्य में, सारंगपुर जीत के उपलक्ष्य में 1440 से लेकर के 48 के बीच में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? बात करते हैं साहब किसने बनाया था, इसके बनाने वाले कलाकार कौन कौन है, एक एक नाम लिखिए। जैता था, नापा था, पूंजा था, भूमि था, चुंथी था, लिखिए नाम, कलाकारों का नाम लिखते हैं, या शिल्पकार हम इसमें लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको शिल्पकार लिख देता हूं, शिल्पकार। देखिए साहब, जैता था, इसका पुत्र जैता, पुत्र नापा, पुंजा था, ठीक है ना। एक चुंथी नाम का आदमी था, चुंथी नाम है इसका, क्या नाम है? ये पुंजा भील, जो पुंजा भील सरदार है वो नहीं है, ये अलग हैं, जिन्होंने किसको बनाया है? विजय स्तंभ का निर्माण किया है। ये अलग लोग हैं, ठीक है ना भाई। जैसे बलराज था, पोमा था, इन लोगों ने एक एक व्यक्ति का नाम, भाई कोई रैली अभी पूछ ले, बताइए कौन कौन से नाम है जो विजय स्तंभ के निर्माण कार्य में या शिल्पकारों में थे या नहीं थे।
चार नाम में से कोई भी नाम जरूर थोड़े जैतार नापा दे के छोड़ देगा। कई नाम है, बलराज था, पोमा था, पुंजा, कुंती, नापा, जैता, एक और है भूमि। इन लोगों ने इसका निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? विजय स्तंभ का। करवाने वाला कौन है? कुंभा है। करवाने वाला कौन है? कुंभा है। विशेषताओं की बात कर लेते हैं साहब। इसका जो आधार है ना, इसका जो आधार है, आधार 30 फुट चौड़ा है। आधार कितना चौड़ा है? 30 फीट चौड़ा। जो आधार पर ये विजय स्तंभ बना हुआ है ना, वो कितना फीट चौड़ा है? 30 फीट चौड़ा है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 120 फीट ऊंचा। ऊंचा कितना है? 120 फीट है। बात करें साहब इसमें मंजिल कितनी है, तो इसकी मंजिल है साहब 9। इसकी मंजिल है साहब 9। बात करें साहब इसकी सीढ़ी कितनी है, तो इसकी सीढ़ी है साहब 157, 157 सीढ़ी पाई जाती है। कौन से स्तंभ में? विजय स्तंभ में। कौन से स्तंभ में? विजय स्तंभ में। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। और इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, आ भी चुके हैं ये क्वेश्चन। तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल ऐसी मंजिल है जिसपे कोई प्रतिमा नहीं है, बाकी सभी मंजिलों पे कोई ना कोई प्रतिमा है। 8वीं मंजिल पर प्रतिमा नहीं है। 8वीं मंजिल पर क्या नहीं है? कोई भी प्रतिमा नहीं बनी हुई है। तो कौन सी मंजिल है विजय स्तंभ की जिस पर कोई प्रतिमा नहीं बनी हुई है? 8वीं मंजिल है। 9वीं मंजिल ऐसी है जो बिजली गिरने से टूट गई, निर्माण करवाया स्वरूप सिंह ने। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूटी। पुनर्निर्माण, इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो किसने करवाया साहब? स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया इसका पुनर्निर्माण? स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसका? विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का जो पुनर्निर्माण है वो स्वरूप सिंह ने करवाया था। अब बात कर लेते हैं कि साहब इसको संज्ञा दी गई है। क्या क्या संज्ञा दी गई है? मैं इसको, आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट या जो आप लिख रहे हैं लिख लीजिए। मैंने ये इसका मंजिल बताया, मैं इसकी संज्ञाओं के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं ये हटा रहा हूं, आगे चलते हैं। इसकी संज्ञाओं के बारे में बात करते हैं। इसको क्या क्या कहा गया है, किस किस के द्वारा कहा गया है? सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको कौन सी संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश। हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश किसने कहा है? गोट्स ने। गोट्स नाम का एक डॉक्टर गोट्स है जो एक मतलब प्रमुख पुरातत्ववादी रहा है, उसने विजय स्तंभ को हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश कहा गया है, ठीक है, कहा है इस व्यक्ति ने। अगर बात करें कि इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसने कहा है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर या विष्णु ध्वजगढ़, दोनों संज्ञा की बात करते हैं। अजायब घर या विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा है? तो कहने वाले हैं उपेंद्र नाथ। कौन है? उपेंद्र नाथ नाम के पुरातत्ववादी ने विजय स्तंभ को क्या कहा है? हिंदू देवताओं का अजायबघर, देवी देवताओं का अजायबघर या विष्णु ध्वजगढ़ कहा है। क्या कहा है? विष्णु ध्वजगढ़ कहा है। रोम का टार्जन फर्ग्यूसन ने कहा है, ठीक है ना। और कुतुब मीनार से बढ़कर, कि ये तो कुतुब मीनार से भी बढ़कर है, तो कुतुब मीनार से बढ़कर बताने वाला जेम्स टॉड है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको कुतुब मीनार से बढ़कर बताया है, ठीक है ना। क्या बताया इसको? कुतुब मीनार से बढ़कर बताया है। और इसको एक व्यक्ति है जिसका नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने इसे विजय स्तंभ को क्या बताया कि ये इंडो यानी कि इंडियन और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। याद रखिए, ऐसा कौन सा पुरातत्ववादी है जिसने विजय स्तंभ को
इंडो और इस्लामिक श्रेणी का मिश्रण बताया है, तो वो बताने वाला कौन है? पर्सी ब्राउन है। कौन है? पर्सी ब्राउन है। और विजय स्तंभ के बारे में बता देता हूं मैं आपको। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का चिन्ह है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का चिन्ह या चिन्ह है। और इसको 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। डाक टिकट जारी हो चुका है। इससे अधिक जानकारी विजय स्तंभ के बारे में क्या होगी? चलिए आप लिख चुके होंगे। तो ये है चित्तौड़गढ़ में पाया जाने वाला विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ में पाया जाने वाला विजय स्तंभ, जो यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। चलिए साहब आगे चलते हैं। मैंने बताया था आपको दुर्गों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुर्गों के साथ साथ हम इनमें पाए जाने वाले महलों की, स्तंभों की, मीनारों की, मंदिरों की भी जानकारी साथ में ले लेते हैं और हम उनको समझ जाते हैं। चलिए दर्शनीय स्थलों की बात हम कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दूसरा जो दर्शनीय स्थल है वो है कीर्ति स्तंभ। हालांकि इन पे नंबरिंग डालने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी लिख लीजिए आप कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। यह विजय स्तंभ से अलग है और ये जो है ये सूरज पोल पर स्थित है। सूरज पोल कहां है? सूरज पोल प्राचीन पूर्वी द्वार, मैंने बताया ना, प्राचीन पूर्वी द्वार सूरज पोल पर स्थित है। कौन है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण आदिनाथ भगवान जो है, जैन प्रभु हैं, उनको समर्पित किया गया है। ठीक है ना भाई? किसको समर्पित किया गया है? आदिनाथ जैन भगवान को समर्पित किया गया है। आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया है? बघेरवाल जैन जीजा ने। बघेरवाल जैन जीजा एक अमीर था यहाँ का, उसने इसका निर्माण करवाया। बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा इसका कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। ठीक है ना साहब? कितना फीट ऊंचा है? 75 फीट ऊंचा है। 75 फीट क्या है? ऊंचा है। बताइए साहब इसमें मंजिल कितनी है? तो साहब इसमें मंजिल है 7 मंजिल। कितनी मंजिल है इसमें? 7 मंजिल है। और आपको पता है कि कीर्ति स्तंभ पर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। जब हमने राजस्थान का इतिहास शुरू किया था तो इतिहास में मैंने प्रारंभ में 2 क्लासों के बाद प्रशस्तियों का अध्ययन आपको करवाया था। वहां पे जाइए, पढ़िए इस चीज को कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कहां पर लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ पर लगी हुई है, जिसका निर्माण किया था अत्रि पुत्र महेश ने, यानी कि जिसको छापा था। लिखने वाले कौन थे? अत्रि पुत्र महेश भट्ट थे। और लगवाने वाला कौन था? बघेरवाल जैन जीजा। कौन था लगवाने वाला? बघेरवाल जैन जीजा था। चलिए साहब महलों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से महल यहाँ पाए जाते हैं? एक एक महल को लिखिए। फतेह प्रकाश महल, ठीक है ना भाई? फतेह प्रकाश महल कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाया जाता है। गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। फतेह प्रकाश महल के बारे में बता देता हूं मैं आपको। वर्तमान में यहाँ म्यूजियम और संग्रहालय है। म्यूजियम एवं संग्रहालय। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जिसमें म्यूजियम और संग्रहालय संचालित हैं, चल रहे हैं, तो वो कौन सा महल है साहब? फतेह प्रकाश महल है। कौन सा महल है? फतेह प्रकाश महल है। खतना रानी का महल, खतना रानी का महल, खतना रानी का महल, ये भी कौन से दुर्ग में पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाया जाता है। कौन से दुर्ग में पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाया जाता है। भामाशाह की हवेली, किसकी हवेली? भामाशाह की हवेली, भामाशाह हवेली, ये भी कहां पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए कुंडों की बात कर लेते हैं। कुंडों में देखो यहाँ पर मेन जो कुंड है वो है हाथी कुंड और भीमतल कुंड। कौन कौन सा कुंड है? हाथी कुंड एवं भीमतल कुंड। हाथी कुंड या भीमतल कुंड कहां पाए जाते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाए जाते हैं। ठीक है ना? नवलखा बुर्ज यहाँ पर पाया जाता है। चित्रांगद मोरी का तालाब, चित्रांग मोरी का तालाब, चित्रांगद
गौरी तालाब, चित्रांगद गौरी तालाब, वो भी कहां पर पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाया जाता है। नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज, ये भी कहां पर पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर रत्नेश्वर तालाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर रत्नेश्वर तालाब पाया जाता है। रत्नेश्वर तालाब पाया जाता है। यहाँ पर आहाड़ा के महल पाए जाते हैं। आहाड़ा के महल, ये नाम है, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पुटअप हुए हैं, कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। इनको समझना हमको बहुत जरूरी है, इनको जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या पाया जाता है हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए ये कुछ महल और कुंड रहे। अब हम बात करते हैं मंदिरों की। किसकी बात करते हैं? मंदिरों की। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक एक चीज को सर समझते जाइए, लिखते जाइए, नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप इसको ढंग से समझ पा रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं। सबसे पहले समिद्धेश्वर मंदिर, समिद्धेश्वर मंदिर, जिसे हम मोकन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। समिद्धेश्वर मंदिर, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। देखिए इसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। राजा भोज कहां का था? मालवा का। ठीक है ना। सबसे पहले इसका निर्माण करवाया राजा भोज ने, पुनर्निर्माण करवाया मोकल ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? मोकल ने। इसके कारण इसको मोकल मंदिर कहा जाता है। यहां पर समिद्धेश्वर मंदिर पर गोमुख कुंड स्थित है। गोमुख कुंड स्थित है, लिख लेना। गोमुख कुंड कहां पर पाए जाते हैं? कुंड हमने छोड़ा यहाँ पर, इसलिए छोड़ा कि मुझे यहां पर लिखाना था। समिद्धेश्वर मंदिर के पास कौन सा कुंड पाया जाता है? गोमुख कुंड पाया जाता है। अगले मंदिर की बात करते हैं, कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर, देखिए कालिका माता का मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। और ये मंदिर पहले सूर्य मंदिर था, जो मान मोरी ने बनवाया था। प्रतिहार शैली में मान मोरी द्वारा, मान मोरी वही है जिसको बप्पा रावल ने हरा करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, चित्तौड़गढ़ के मौर्य वंश का अंतिम शासक मान मोरी को हरा करके बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, रावल वंश की नींव डाली। इसने यहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया, का सूर्य मंदिर। प्रतिहार शैली में मान मोरी का सूर्य मंदिर था। कौन सा मंदिर था? कालिका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर था? कालिका माता का मंदिर था। चलिए आगे चलते हैं, तुलजा भवानी माँ का मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर याद रखना, तुलजा भवानी माता छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा, प्रमुख इतिहास रहा है मराठाओं का भी भारत के इतिहास में। तो मराठाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी तुलजा भवानी थी, जिनका मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और बनवाया था बनवीर के द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? बनवीर वही जिसने विक्रमादित्य को मारा था, उदय सिंह को मारने जा रहा था। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को लिटा करके उदय सिंह को बचा लिया, चंदन को त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया अपनी कर्म सेवा, अपनी देश सेवा के लिए। तो तुलजा भवानी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? बनवीर के द्वारा बनवाया गया है। चलिए बात करते हैं कुंभ स्वामी मंदिर। एक एक चीज को समझते जाइए, ये मंदिर दोबारा भी आएंगे, लेकिन इसके साथ समझना कि कौन सा मंदिर कहाँ है। ऐसे चलिए जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घूम रहे हैं, ठीक है ना, उस तरीके से अध्ययन कर दिए। कुंभ स्वामी मंदिर की बात करते हैं। कुंभ स्वामी मंदिर वैष्णव मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। यानी कि पहले ये शिव मंदिर था, बाद में इसको वैष्णव मंदिर बनाया गया था, और बनवाने वाला था कुंभा। पहले क्या था? शिव मंदिर, बाद में वैष्णव, और निर्माण करवाने वाला था कुंभा। और शैली की बात करूं तो शैली है पंचायतन शैली। शैली कौन सी है? पंचायतन शैली का मतलब होता है बीच में एक गर्भगृह होता है, उसके 4
चारों कोने की तरफ भी 4 मंदिर बने हुए होते हैं और एक बीच में होता है, ये पंचायतन शैली कहलाता है। बाकी का मंदिरों की शैली आएगी ना, जब मैं आपको एक एक शैली का अच्छे ढंग से अध्ययन करवाऊंगा। आप बस समझिए कि पंचायतन शैली का मंदिर है ये, जो कुंभा ने बनवाया है, जो पहले शिव भगवान शैव संप्रदाय से संबंधित था, जिससे बाद में वैष्णव मंदिर बनवाया गया। जब शैव भगवान का बनवाया गया था तो उसकी जानकारी नहीं मिलती है। पुनर्निर्माण वैष्णव भगवान के रूप में बनवाया गया, विष्णु भगवान को समर्पित है। किसने करवाया है? निर्माण कुंभा ने करवाया है। ठीक है ना साहब। श्रृंगार चवरी मंदिर, श्रृंगार चवरी मंदिर, देखिए श्रृंगार चवरी मंदिर की हम बात करें तो ये शांतिनाथ जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। लेकिन इस मंदिर के पास कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। तो रमाबाई जो बागेश्वरी नाम से रचनाएं करती थी, वही रमाबाई, कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चमरी है। यहां पर विवाह की चमरी, रमाबाई के विवाह की चमरी जो पांडाल लगा था जहां पर शादी हुई थी, मेन जो स्थान है रमाबाई का फेरे वाला स्थान, तो रमाबाई के विवाह की जो चमरी है वो श्रृंगार चवरी मंदिर जो शांतिनाथ जैन को समर्पित है, वहां पर स्थित है। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा का कोषाध्यक्ष था, जो खजाने का अध्यक्ष था उसका नाम था बेल का। कुंभा का कोषाध्यक्ष था जिसका नाम था बेल का, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण करवाया है। सतवीस देवरी मंदिर, सतवीस देवरी मंदिर, यहां पर 27 देवरियां हैं, यानी कि 27 खाने हैं जिन पर 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। ठीक है ना। तो सर पूछा जाए कि 27 देवरी मंदिर जो है वो कहाँ है, तो वो 27 देवरी मंदिर कहां पर पाया जाता है? तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए साहब और बता देता हूं, तो संत रैदास की छतरी भी यही है, मैं साइड में लिख देता हूं, बाकी का लगभग कुछ हो चुका है इसके बारे में। संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीरा मंदिर की बात करी जाए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है ना भाई। मीरा मंदिर भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा भंडार की बात करी जाए, नवलखा भंडार की बात करी जाए, वो भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। हमने कीर्ति स्तंभ पढ़ा था जो सूरजपोल दरवाजे पर है, और सूरजपोल पर यहाँ पर एक कुंड और पाया जैसे सूरज कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सूरज कुंड कहते हैं। तो ये है हमारे राजस्थान का प्रमुख दुर्ग, जिसे गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है, सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार राजस्थान का कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का एक अलग रोमांच है, एक अलग नजरिया है, एक अलग साहित्य है, एक अलग ही उनका जो साहस रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उस साहस की पूरी गाथा कहता है हमारे राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो आज की जो हमारी क्लास रही वो केवल एक ही दुर्ग को लेकर के है, जिसमें हमने किस दुर्ग के बारे में अध्ययन किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास हमारे अगले दुर्गों के बारे में रहेगी। क्लास को लेते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।